ऑटो जनरेटेड सिस्टम से केस अपने आप लिस्ट होते हैं, तो वो केस जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनकी पुछाई नहीं होती थी, वो केस भी ऑटो जनरेटेड सिस्टम से अपने क्रम पे आने पे आ रहे हैं। तो गरीब का भी मुकदमा अपनी लिस्टिंग पे आ रहा है। हम लोगों को अब अपने केस स्टेटस देखने के लिए हाई कोर्ट में बाबू से जाके पता नहीं करना पड़ता, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, जजमेंट ऑनलाइन हो गए। इवन अब हमने क्या फाइल की है, पिटीशन क्या फाइल की है, प्रतिवादी ने क्या रिप्लाई लगाई है, ये सारी चीजें वकील अपनी लॉगिन आईडी से जाके कोर्ट से निकाल सकता है। तो कहीं भी बैठ के हम हमारे प्रतिवादी ने क्या जवाब दावा दिया, हमारा क्या दावा था, वो हम ऑनलाइन निकाल सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें ई-कोर्ट के माध्यम से सुधरी हैं और ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे इसका समर्थक हूँ। काफ़ी हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। 90% केसेस में हाइब्रिड सिस्टम से भी आप बहस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सिवाय 10% केस हैं जिस पे कहीं आपको साइटेशन पुट अप करना है। तो जैसा गांधी सर ने कहा कि आप पेपर बचा लेंगे, लेकिन अब पता चला कि हमको साइटेशन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो अब वहीं पे हमने अगर तत्काल का तत्काल जजमेंट कोर्ट को दिखा दिया, कोर्ट ने किताब से पढ़ के देख लिया। अब अगर हाइब्रिड सिस्टम मतलब ऑनलाइन सिस्टम है, तो फिर हमको सब कुछ सबमिट करना पड़ता है, कंपाइल करके कोर्ट में भेजना पड़ता है, 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो कई चीज़ें प्रोसीजरल दिक्कत होती है, उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन 90% मामलों में वर्चुअल हियरिंग सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब एक बड़ी भी समस्या है कि जजेज उससे फ़ैमिलियर नहीं है, वो करना नहीं चाहते। आज हाई कोर्ट में 25-30 जज हैं और वर्चुअल कोर्ट अब 5 जज चला रहे हैं, 10-25 जज बैठे हुए हैं। तो इस तरह से तो पेंडेंसी बढ़ रही है। ये समस्याएँ तो वकीलों को चूंकि है। पेंडेंसी बढ़ रही है और हाँ जी, और एक और बड़ी गांधी सर ने समस्या एक बात रेज सर की। ने कहा सीनियर एडवोकेट्स को इससे दिक्कत हो रही है। ये तो है, निश्चित तौर पर सीनियर एडवोकेट्स इसका विरोध कर रहे हैं, चूंकि अपीयरेंस फीस लमसम मिलती थी, तो उससे नुकसान हो रहा है उनको। तो इस एक विषय है, लेकिन नॉर्मल कोर्स पे जो निचले स्तर का वकील है, जो ग्राउंड लेवल का वकील है, उसको वर्चुअल कोर्ट से फायदा हो रहा है। मैं जबलपुर में बैठ के सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे में भी अपीयर हो जाता हूँ, एनजीटी में भी अपीयर हो रहा हूँ, तो मेरे लिए बेनिफिट की बात है कि मुझे दिल्ली नहीं जाना पड़ रहा है, मुझे भोपाल नहीं जाना पड़ रहा है। मैं रीवा में बैठा हूँ तो जबलपुर के मुकदमे कर रहा हूँ। तो ये जो निचले स्तर के वकील हैं, उनके लिए ये निश्चित तौर पर एक बेनिफिट का एक नया सिस्टम है और बेनिफिशियल है। लेकिन अपर स्टेज में सुप्रीम कोर्ट्स के वकील इसका विरोध कर रहे हैं, तो अब वो उसका एक उनका भी अलग विषय है। तो मैं गांधी जी सर से इस विषय में सहमत हूँ कि वो एक लॉबी है जो इसका विरोध कर रही है। और एक छोटी चीज जोड़ना चाहता हूं, जिसको नहीं भी आता है, मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जिनको नहीं आता है, मेरे हिसाब से 4 से 6 घंटे में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ये सीख सकता है। ये कोई बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है, सिर्फ कीबोर्ड समझना है और वर्ड समझना है, ईमेल कैसे करना है इतना समझना है। इतना अगर समझ लिया तो कोई भी समझ सकता है, और ये 4-6 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगता है। नहीं है सर, नहीं है। अब दिक्कतें देखिए सर है भी, वर्चुअल कोर्ट्स में कई बार लिंक टूट गया। अब पता चला जज साहब का लिंक नहीं जुड़ा, उन्होंने मुकदमा बढ़ा दिया, 4 महीने बढ़ा दिया, 2 महीने बढ़ा दिया, तो इससे क्लाइंट प्रभावित होता है। तो हम लोग भी प्रयास अगर करते हैं कि जब तक अगर जबलपुर में है, स्थितियां ठीक है, तो कोर्ट में सामने चले जाएं। उससे नुकसान ये होता है कि जज उस तरह से कॉपरेट अभी नहीं कर रहे हैं वर्चुअल कोर्ट्स के लिए, ना वो प्रमोट कर रहे हैं कि भाई वर्चुअल कोर्ट आप आ रहे हो, वर्चुअली अपीयर हो रहे हो, तो ठीक है, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। मान लीजिए इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो हम कल मुकदमा रख दें, 1 सप्ताह बाद रख दें। अब पता चला मैं अपीयर हुआ, बीच में इंटरनेट कुछ वीक हो गया, तो 4 सप्ताह, 6 सप्ताह आपने मुकदमा बढ़ा दिया। तो इससे क्लाइंट सफर करता है, वकील भी सफर करता है अल्टीमेटली। तो इसलिए वकील प्रयास करते हैं कि कोर्ट के सामने हम रहें। तो मेरा मानना है कि अगर जुडिशियल ऑफिसर थोड़ा कोऑपरेट करें और इसको प्रमोट करने का प्रयास करें, तो नो डाउट ये अच्छा सिस्टम है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। जी बिल्कुल, सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक लेकिन इसमें वही प्रॉब्लम आपने जो बताई है, एक नेटवर्किंग का इशू भी आ जाता है बार-बार। इसके विषय में गांधी सर क्या कहेंगे? क्योंकि नेटवर्किंग
आवश्यक नहीं है कि सभी नेटवर्किंग सही हो, तो उसमें यदि इंटरप्शन होता है तो उसको कैसे डील करेंगे? और कभी-कभी तो ऐसा हो सकता है कि वास्तव में नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाए, मतलब कि हो ही ना पाए कुछ। कई बार कोर्ट के अंदर पूरा दिन खड़े रह के कुछ भी नहीं होता केस का, तो ये भी एक तकलीफ है। और आपको शिवानंद जी मैं बताऊं, 44वीं बार आप ये इंटरनेट जूम मीटिंग रख रहे हैं, 50, 60, 70, 80 लोग जुड़ते हैं, तो आप ही बताइए कि ये मीटिंग एकदम डिसरप्ट हो जाती है या आप रीजनेबली कर पा रहे हैं ये मीटिंगों को? नहीं, बिल्कुल अपन तो कर पा रहे हैं क्योंकि अपन एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग भी हैं और एक दूसरे की चीजों को, भावनाओं को समझते भी हैं, लेकिन वहां तो जज साहब इन्वॉल्व रहते हैं और जज साहब को डील कर पाना थोड़ा सा एक अलग, तो बिल्कुल अलग नहीं है। वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है कि वो सर्विस, इसका मेन ऑपोजिशन आ रहा है कुछ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वगैरह से, और जिनके हास्यास्पद ऑब्जेक्शन है। एक ऑब्जेक्शन का और बताऊं, वो कहते हैं ओपन कोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से इससे और ओपन कोर्ट और क्या हो सकता है कि चेन्नई में बैठा हुआ आदमी रेवा में चल रही प्रोसीडिंग को देख सकता है, उससे ओपन कोर्ट और क्या हो सकता है? मगर बहुत वाहियात ऑब्जेक्शंस दे रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि चूंकि जनता इसके लिए पीछे नहीं पड़ रही है, जो छोटे शहरों के लॉयर्स है वो इसके पीछे नहीं पड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स जो बार एसोसिएशन वगैरह है वो इसको अपोज कर रहे हैं। ये अगर हुआ तो ये आएगा नहीं, और 1-2 साल में ये वापस हम चले जाएंगे, और कोविड टाइम में भी इतना भयंकर बैकलॉग हो जाएगा कि पूरी सिस्टम खत्म हो जाएगी। बैकलॉग्स की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें नित्यानंद जी क्या मानते हैं, क्योंकि बार एसोसिएशंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है और इसमें ये एक्टिव नहीं होंगे तो चाहे जितना भी आप बाहर से आवाज उठाते रहें। अभी तो मैंने देखा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, स्टेट बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट किया कि आप हाइब्रिड सिस्टम बंद कर दीजिए, वर्चुअल कोर्ट्स चालू करिए, कोरोना के कारण काफी वकील प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कई जगह पे बार एसोसिएशन सपोर्ट भी कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ई कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के निर्णय हुए, उससे वकीलों को बहुत बेनिफिट हुआ है। अभी एक डिसीजन है हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने लिया, जैसा सर पेपर बचाने की बात कर रहे थे, तो कोर्ट ने ये कहा है कि अब आप A4 पेपर में भी अपने मुकदमे फाइल कर सकते हैं। पहले होता था कि सिर्फ वन साइड पेपर में प्रिंट कोर्ट में प्रेजेंट होता था। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि आप दोनों साइड प्रिंट करके हाई कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी छूट दे दी है। तो कई चीजें, नई टेक्नोलॉजी आने से वकीलों को काफी बेनिफिट हुआ है, और ये चीजें अब रुकनी नहीं है। कोई कितना भी विरोध करे, अब हाइब्रिड सिस्टम एक बार आ गया है कोर्ट में तो ये बंद नहीं होगा, जहां तक मेरा मानना है। अब ये बंद नहीं होना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बंद होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इससे आम जनता को बहुत फायदे हैं। यदि इस तरह से वर्चुअल हाइब्रिड सिस्टम है, वर्चुअल कोर्ट प्रारंभ हो जाती है तो हम गुजरात हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स को ऑनलाइन कर दिया है कि आप जो ऑनलाइन कर दिया, सही, कोर्ट के अंदर चल रही है वो ऑनलाइन सब देखें। तो अब इससे ओपन कोर्ट क्या होगा, सब देख रहा है जिसको देखना है। कुछ स्पेसिफिक मुकदमे हो सकते हैं जिसके लिए ऑनलाइन नहीं किए जा सकते, पर बाकी जनरल सारे केसेस ऑनलाइन सब सुने, सब देखे, क्लाइंट देखे। जरूरी नहीं है कि हर मुकदमे में, हर पेशी में आपका क्लाइंट हाई कोर्ट आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। लेकिन अगर सारे मामलों की सुनवाई ऑनलाइन शुरू हो जाए, वर्चुअल शुरू हो जाए, तो क्लाइंट भी वहां पे वर्चुअली प्रेजेंट हो सकता है, उसको देख सकता है कि उसके वकील ने न्यायालय में क्या कहा, माननीय न्यायालय ने उस पर अपना अभिमत क्या दिया, किस आधार पर उसके मामले को खारिज किया है। ये सारी चीजें अगर वर्चुअली होंगी तो सबके लिए बेनिफिट है, न केवल वकील के लिए बल्कि क्लाइंट के लिए भी एक बेनिफिशियरी है ये। और हमें लगता है कि क्लाइंट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होगा क्योंकि हम सीधे ये देख पाएंगे कि हमने जिन वकील को किया है या सरकारी वकील जो भी हमारा यदि पीड़ित है और हमारा पक्ष सरकारी वकील रख रहे हैं, वो कैसे हमारा पक्ष रख रहे हैं। जैसा आपने कहा कि किन बिंदुओं पर वो खारिज किया गया है, किन बिंदुओं पर वो हमारा आगे बढ़ा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेल्लूर सर इस पर और कुछ प्रकाश डालेंगे, कुछ और पॉइंट्स इसमें जोड़ना चाहेंगे? हाँ, या एक्चुअली
why information commissioners are not interested in virtual court is they have got a fear that everything will be recorded, and it may they never wanted that the proceeding should be recorded. That is one of the reasons they are opposing it here. That is in Karnataka. And another is the WebEx system. What the Karnataka Information Commission is adopted is that software is not properly working. That is one of the reasons the people are finding it very difficult in participating in the virtual courts. The second one is the speed internet is provided is also of not good quality. The government is not providing, broadband is not providing. So technological problems are there. That is also one of the reasons these virtual hearings are being sometimes it is not helping both the people. This is only reason. Hello. 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 जी 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 आप लोग अन्य हमारे जो साथी हैं कृपया अपने आप को म्यूट करके रखें, और जब आपका नंबर आएगा तो हम चर्चा करेंगे। हम पहले कुछ जी सर। हाँ in Karnataka, hundreds of crores is being spent towards TA and DA of these officials who are appearing before the Karnataka Information Commission for hearings. So by adopting this virtual hearing, this unnecessary expenditure can be easily reduced. The first thing is. Second is, for appearing before the Karnataka Commission from far off places, from Bidar, Gulbarga and all, they are using 2 days, minimum 3 days holiday is being given to them. 1 day for traveling, 2 days for traveling, and 1 day for appearing this one. So this can be easily avoided. Hardly they may have to spend half an hour, 1 hour if virtual court is implemented. It will benefit the maximum to the government also here. That we have to highlight it to the government and bring it to the knowledge of the, we have to make it as a movement and bring pressure on the government that virtual hearing should be made compulsory even in all impossible judicial authorities. Judiciary, the government may not take a decision on courts concerned, but regarding Karnataka Information Commissions are concerned, government can take a decision and they can make it mandatory. So they can, government can save a lot of money by way of unnecessary expenditure. This is my opinion. Yeah. And all quasi-judicial hearings also, including first hearing. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We have come across where 20,000, 30,000 rupees DA has been paid to an official for appearing before the Karnataka Information Commission for half an hour. And the cases will not be completed in 1 or 2 hearings. In some of the cases, 8-10 hearings are being held here. So this will have a more impact on the functioning of the public information officers also here. The one is expenditure, another is the time. So it can save both the things said here. So we have to make it very clear to the government. And I think, sir, now we are planning to making an application in the RTA to each public authority to find out the total amount spent on TA and DA on officials for appearing before the Information Commission. So once we get the data, we can bring pressure on them and see that virtual courts are made permanent. बिल्कुल सर, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि शासन स्तर पर ही दबाव बना करके ये काम किया जा सकता है और कहीं ना कहीं हमें सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा और सबको हमें एक मूवमेंट की तरह इसको चलाना पड़ेगा। आयोग यदि इसमें रिलक्टेंट है करने में, तो कहीं ना कहीं यदि शासन स्तर पे हम दबाव बनाते हैं तो वो इसकी व्यवस्था करेंगे। जैसा 2-3 इशू आपने उठाया हुआ है कि एक तो इंटरनेट स्पीड हो गई, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गई और ये सारी चीजें, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवाने का काम भी शासन का ही होगा, क्योंकि जो इसको सीरियसली लेता है तो निश्चित तौर पे ये काम ज्यादा बेहतर ढंग से किया जा सकता है। अभी यदि हम आयोग की बात करें तो आयोगों को ये लगता होगा कि हम ये इतनी सारी व्यवस्थाएं कहाँ से करेंगे, क्योंकि उनके लिए सब चीज के लिए एक फंडिंग भी लिमिटेड रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आयोग स्वयं भी इसको रेकमेंड करें और स्वयं भी शासन को लिखें, क्योंकि उनके पास ये पावर है लिखने की और अपनी शक्तियों का उपयोग करके यदि वो लिखें, तो इंटरनेट स्पीड हो गया, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गया, जो भी हो गया, जो भी सारी बातें हैं वो शासन इसको सुनेगा और इसकी व्यवस्था वो करवाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी होगी। अभी हमारे बीच में अन्य भी साथीगण हैं, आप लोग क्या कुछ अपने विचार जो हमारे बीच में साथी जुड़े हुए हैं, साथी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, विनय कुमार खन्ना जी, हाँ जी, स्वागत है आपका, बताएं। मैं दिल्ली से हूँ, मैं एक एक्स बैंकर हूँ और ये